लाठीचार्ज का अफसोस है कि नहीं? देखिए, लाठीचार्ज हुआ कब? अफसोस है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। पथराव करने वाले पर लाठी चलना ही चाहिए। तेलंगाना का अफसोस है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे जैसे व्यक्ति से गाली नहीं निकलना चाहिए। अटल जी की जब सरकार थी, जब झूठों के बीच में आपको सत्य रखेंगे तो सत्य जो है कई बार आपको लग सकता है कि प्रखर है। पूर्ण बहुमत होता अटल जी की। तो पाकिस्तान नहीं जाते। मोदी जी भी गए थे, नीतियां तो बाद में बदल दिए। नरेंद्र मोदी जी युद्धवादी हैं। इसके बारे में तो ट्रंप कितनी बार, सैकड़ों बार कह चुका कि हमने तो युद्ध रुकवा दिया। सत्य सामने लाया तो तलवे चाटना है। साथियों नमस्कार। 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणाम आ चुके हैं। ये जो चुनाव हुए थे उनमें 2 पर विपक्षी दल जीते हैं। एक पर जनसुराज की विजय हुई है, दूसरे पर कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन गुजरात में जैसी कि अपेक्षा भी थी, भारतीय जनता पार्टी जीती है। देश में राजनीतिक माहौल पिछले 4-6 महीने से बंगाल चुनावों के बाद से लगातार बदलता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और उसके बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार गए, सम्राट चौधरी आए और देश में छात्रों युवाओं का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। एक पार्टी आई सीजेपी और आपने देखा कि देश के कोने कोने में, न केवल दिल्ली के जंतर मंतर में बल्कि तमाम राज्यों में युवाओं का, छात्रों का आंदोलन हुआ। और उस पर कैसी प्रतिक्रिया रही है संसद के भीतर, सड़क पर, वो आप सबकी निगाह में है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठा हूं जो किसी वक्त शिवसेना के सुप्रसिद्ध अखबार हिंदी सामना का एडिटर हुआ करता था। वो व्यक्ति जिसने बहुत जमीनी पत्रकारिता से शुरुआत की और एडिटरशिप तक गए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, बल्कि अपनी पुरजोर आवाज़ और जिस ढंग से वो भाजपा का पक्ष रखते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी की। प्रेम शुक्ला जी नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इन चुनाव परिणामों को जो दतिया का और बांकीपुर का आया? देखिए, बांकीपुर का चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक है। भारतीय जनता पार्टी की 1995 से लगातार बांकीपुर में जीत होती रही और बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का हारना किसी भी भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक को, कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को भाएगा तो नहीं। लेकिन चुनाव परिणाम है, चुनाव है, जनता का जनार्दन है। जनता जो निर्णय दे उसको शिरोधार्य करना चाहिए। हम अन्य दलों की तरह जो है, जैसे कांग्रेस है, राजद है, सपा है, टीएमसी है, ये निर्वाचन आयोग को दोष देने बैठ जाते हैं, ईवीएम को दोष देने बैठ जाते हैं। आप इसको दोष दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम में कोई कमी रह गई? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वो नितिन नवीन, वो अपने वार्ड में भी हारे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने भी कहा है कि हमारे लिए आत्ममंथन करने का वक्त है। ये जिस तरह से पराजय हुई है, इस पराजय के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेतृत्व को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्राट चौधरी को जो आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया वहाँ पे, वो निर्णय क्या उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि किसी एक कारण से जो है चुनाव परिणाम बदल जाए, ऐसा हुआ नहीं करता है। क्योंकि अभी इस चुनाव का जो है आत्ममंथन भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, शेष लोग भी इस चुनाव पर मंथन अपने अपने दृष्टि से करेंगे। तो अभी इस पर कुछ जो है तत्काल जल्दीबाजी में कहना ठीक नहीं रहेगा। दतिया के पराजय का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? नहीं, दतिया भी पराजय, लेकिन दतिया हमारी हारी हुई सीट, तो उपचुनाव में भी दतिया हारे हैं। तो दतिया की पराजय जो है, हार तो हर हार जो है वो आत्मचिंतन का विषय होता है, मंथन का विषय होता है। लेकिन दतिया हमारी हारी हुई सीट थी। लेकिन बांकीपुर जो है
ये हम 1995 से हारे ही नहीं थे, तो दोनों में तो अंतर करना पड़ेगा। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा जी का जिसे टिकट काटा गया, जिसको लेकर के तमाम विवाद हुए, उनके समर्थक सड़क पे उतर आए और उसके बाद आरोप भी लग रहे हैं तमाम, तो क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा ने पूरी तरह से टिकट कटने के बाद क्या साथ दिया कैंडिडेट का अपने? नरोत्तम मिश्रा ने साथ दिया। नरोत्तम, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार निर्णय होने तक चर्चा होती है, निर्णय होने तक हर कोई जो है अपना दावा रखता है, लेकिन निर्णय होने के बाद वो सब कार्यकर्ता भाव से नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करते हैं। और नरोत्तम मिश्रा ने भी पूरी शिद्दत के साथ काम किया। अब हार को जीत में नहीं परिवर्तित कर पाए तो किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। कह रहे हैं कि अपनी हमारी राजनीतिक पारी खत्म हो गई नरोत्तम जी नहीं, ऐसा उन्होंने ने कहा है, ऐसा बोला उन्होंने? जी हाँ, कहा उन्होंने कि अब हमारी राजनीतिक पारी खत्म हो गई। परिणाम आने के बाद उन्होंने ये बात बोला। उनको निराशा हुई होगी, निराशा सारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी उस चुनाव में लगे थे सबको निराशा हुई थी, तो उनको भी हुई। लेकिन किसी का जो है भारतीय जनता पार्टी में किसी का करियर एक चुनाव से खत्म नहीं हो जाता। मतलब कि ये अभी भी संभावना नरोत्तम जी के लिए बनी हुई है? नहीं, निश्चित तौर पर नरोत्तम जी हमारे जो है आदरणीय नेता हैं, उनकी जो है दल में भी साख है, जनता में भी साख है, और उस निश्चित तौर पर उनकी साख का जो है सही समय पर नेतृत्व और दल जो है उसका सदुपयोग करेगा। मैं आपको साफगोई के लिए जानता हूँ। एक चीज़ बताएं, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ उपलब्ध थे, बगल में ग्वालियर उनका क्षेत्र है, तो क्या जो कांग्रेस पार्टी से आए हुए लोग हैं, क्या उस दमखम से बीजेपी के कैंडिडेट के लिए लगे हुए हैं? क्या आपको लगता है? सारे लोग लगते हैं। देखिए, एक बार बाप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जो धारा गंगा में मिल गई वो गंगा हो गई। माने वॉशिंग मशीन होम, वॉशिंग मशीन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। देखिए ऐसा है, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कौन सा दाग था जो वॉशिंग मशीन की जरूरत है? पार्टी में तोड़फोड़ पार्टी में थे। देखिए, पार्टी में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई पहली बार आया है? कोई कांग्रेस ने 1952 से लेकर 1967 तक 1800 विधायक तोड़े थे। कितने? 1800 विधायक। 1967 में जब कांग्रेस का टूटना प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस ने दल बदल विधेयक आना चाहिए इसकी चर्चा शुरू की, और जब कांग्रेस बड़े पैमाने पर टूटने लगी तब 1987 में दल बदल अधिनियम पारित हुआ। तो ये दल बदल का जो नियम है ये कोई आज प्रारंभ हुआ है क्या? ये इसका दशकों पुराना इतिहास है। और कांग्रेस में हुआ करते थे राजा जी, नेहरू जी से मतभेद हुए, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बना ली। तो क्या राजा जी के आप चरित्र पर, राजनीतिक विचार पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किसी जमाने में कांग्रेस की समाजवादी विचारधारा के ही थे ना, बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई उन्होंने, आचार्य कृपलानी। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हिंदू महासभा की तरह, हाँ, लेकिन फिर भी नहीं है, कांग्रेसी नहीं है, लेकिन मंत्री तो बने। हाँ, मंत्री तो, चूंकि वो सरकार जो थी वो अंतरिम सरकार बहुदलीय थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उससे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी थे, उससे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे। वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अंतरिम सरकार सर्वदलीय सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 46 से 52 की सरकार को अब कांग्रेस की सरकार नहीं कह सकते हैं। 52 के बाद भी लोग कांग्रेस छोड़कर आए हैं और अपना दल बनाया है। और कांग्रेस का तो कितनी बार वर्टिकल विभाजन हुआ है। अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसा राष्ट्रीय दल है जिसका कभी वर्टिकल विभाजन नहीं हुआ है, अकेला दल है। बाकी तो कम्युनिस्ट भी टूटे हैं और क्षैतिज विभाजित हुए हैं, कांग्रेस टूटी है, शेष दल भी टूटे हैं। यूपी में कल्याण सिंह भी थे। हाँ, लेकिन कल्याण सिंह अलग दल बनाए फिर लौट आए, और कल्याण सिंह के साथ कितने विधायक गए थे? हमारे 187 विधायकों में से गए कितने थे? 2 विधायक गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा विभाजन कभी नहीं हुआ। कांग्रेस में तो आपको पता है 1966 में कांग्रेस का जो है इंडिकेट और सिंडिकेट सीधा सीधा विभाजन हो गया था।
कांग्रेस से कितने विभाजन हुए उसका उस पर बोलने बैठ जाएंगे तो एक अपने आप में कार्यक्रम बन जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अब जब ये परिणाम आए हैं ऐसे, तो अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है प्रेम शुक्ला जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे कि बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद राम जन्मभूमि घोटाला, चंदा घोटाला सामने आ गया, उसके बाद ये छात्रों का नीट पेपर घोटाला सामने आ गया, नीट पेपर में लीक हो गया। तो तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनका इफेक्ट निश्चित तौर पे यूपी के इलेक्शन पे पड़ेगा। और यूपी ऐसी है कि वो उत्तर प्रदेश रीढ़ की हड्डी है पूरे देश की सत्ता का। आपको क्या लगता है कि क्या यूपी का इलेक्शन अब मुश्किल हुआ है कि नहीं? देखिए, अगर किसी से आप जो है 3 मई 2026 तक पूछते और कहते कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 200 सीट पाएगी, तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ मानने को तैयार था? बिल्कुल नहीं था। ममता बनर्जी का दारुण पराभव होगा और ममता जी का दारुण पराभव होने के बाद उनका दल उनसे छिन जाएगा, उनके 22 सांसद उनसे अलग हो जाएंगे, उनके 62 विधायक उनसे अलग हो जाएंगे। ये किसी से आप 3 मई 2026 को पूछते तो मानता? ये कपोल कल्पना कहता। उसी तरह से जब मैं आपसे कह रहा हूं कि फरवरी मार्च 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से अधिक बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश जीतेगी, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन होना यही है। उसका कारण है, उसका कारण है कि जिस तरह का सुशासन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में संस्थापित हुआ है, उसको अच्छी तरह से लोगों को पता है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार के आने की स्थिति भी बनी तो गुंडाराज आ जाएगा। तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले देखा है, वो स्मृतियां लोगों से विस्मृत नहीं हुई हैं। इसलिए उनको उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, सुशासन वाला उत्तर प्रदेश चाहिए, गुंडाराज से मुक्त वाला उत्तर प्रदेश चाहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा वाला नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला उत्तर प्रदेश चाहिए। और ये सारा उत्तर प्रदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। तो क्या जीडीपी का ट्रिपल हो जाना, ठीक है, आपकी सारी बात मानते हैं, तो क्या यह भी माना जाए कि योगी आदित्यनाथ ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? जो कि चूंकि आपने कहा ये बात कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो क्या यूपी की जनता को ये बात? देखिए, वहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कोई जो है कहीं से भी जो है वैकेंसी नहीं है योगी जी के अलावा। योगी जी तो मुख्यमंत्री है ही है और वो ही रहेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी वहां पे नहीं है, माने जब तक योगी जी हैं कोई वैकेंसी वहां पर शेष नहीं है। ये बात प्रेम शुक्ला जी बहुत जिम्मेदारी के साथ आपका जिम्मेदारी से करें, वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, रिकॉर्ड समय के मुख्यमंत्री हैं। 1980 और 1985 के बाद लगातार 2 चुनाव जीतने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। तो वर्तमान ही भविष्य है, वर्तमान ही भविष्य है। अच्छा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि हम 2/3 सीटें लेकर के आएंगे, लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पे आता हूं कि क्या मुकाबला पहले से ज्यादा मुश्किल हुआ है? मुझे लगता है इस बार मुकाबला पिछली बार से भी ज्यादा आसान होगा। देखिए, आप लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद लोगों ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हारने की भविष्यवाणी कर दी थी। महाराष्ट्र में नहीं बता रहा हूँ, हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा में भविष्यवाणी कर दी थी और जो है हम यही बगल में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकारी निवास था, यहाँ मेला लगता था। चाट वाले चाय वाले भी यहाँ दुकान खोल लिए थे और बैंड बाजा बारात सब सजा था जिस दिन चुनाव परिणाम आना था। और आपने देखा कि ऐतिहासिक बहुमत, जो बहुमत कभी हरियाणा में भाजपा को नहीं मिला था, वो संख्या
भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा ने दिया। इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव आया। महाराष्ट्र के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जो 48 लोकसभा सीटें थी, 9 भाजपा जीती थी, 7 शिवसेना जीती थी, 1 एनसीपी जीती थी, 17 हमारे थे, 31 सामने वाले जीते थे। लेकिन जब विधानसभा और इसी आधार पर जो है वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा की घोषणा करने की जल्दबाजी उद्धव ठाकरे को थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो 3/4, 2/3 भी नहीं, 3/4 भारतीय जनता पार्टी 146 सीट लड़ती है और 132 सीट जीत जाती है 146 में से। तो क्या परिणाम दिया? भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90% का है। ये और कहीं नहीं संभव है। महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ। दिल्ली के चुनाव में कोई केजरीवाल की हार की बात मान रहा था? केजरीवाल खुद चुनाव हार जाएंगे। प्रवेश वर्मा के हाथों अरविंद केजरीवाल का दारुण पराभव होगा, ये कोई चुनाव परिणाम के दिन तक मानने को तैयार नहीं था। और बिहार, राहुल गांधी तो SIR विरोधी वहां आंदोलन लेके गए थे, बाकायदा जो है उन्होंने जिले जिले यात्रा निकाली थी। और बिहार का चुनाव परिणाम देखिए, 25 सीट पर आरजेडी का सिमटना। तो 10,000 रुपया भी तो आप लोग दिए बिहार में। जन कल्याण की नीतियां तो रहेंगी ना। ये जन कल्याण की नीति है, आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, कि अगर आप चुनाव से पहले 10,000 रुपया दे देंगे और उसको कहेंगे कि आप लोग उसकी नीति है। चुनाव से पहले की बात नहीं, जन कल्याण के लिए किया जा रहा है ना। किसका कल्याण उसमें हो रहा है? और मुझे बताइए, जहाँ चुनाव होता है आप लोग पैसा बांट देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं है सर। मध्य प्रदेश, छत्तीस वादा कहा था आप लोगों ने, कहा है दिए भाई, सरकारें नहीं थी आपकी तो देते कहाँ? वहाँ बांट तो रही थी ना ममता। अरे सर, तो आप लोगों ने तो और दूसरा आप लोगों ने बोला, ममता बांट रही थी, नहीं माना लोगों ने। दिल्ली में बांटा, छत्तीसगढ़ बांटा, मध्य प्रदेश बांटा। अरे छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने कहा कि महतारी बंधन योजना, हम योजना लाए, उसको क्रियान्वित किया। महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने वो कहा कि हम लोग देंगे, वहां पे एक सिंधक से योजना प्रारंभ की। भाई तमिलनाडु में जो है दुनिया भर का पैसा तो स्टालिन बांटे, जीते। सिर्फ यही एक आधार नहीं होता है। आप लोग तो नहीं जीते। नहीं, हम तमिलनाडु तो हमारा स्टेक ही बहुत छोटा था। भारतीय जनता पार्टी कुल 27 सीटों पर लड़ रही थी। हम तमिलनाडु में बहुत छोटे प्लेयर हैं। आजकल कहाँ पे हैं अमित शाह जी? नहीं दिखाई दे रहे पार्लियामेंट में। मोदी, अमित शाह जी पूरी तरह सक्रिय हैं और पार्लियामेंट क्यों? पार्लियामेंट में भी आते हैं। नहीं जब हाउस चले तो आए ना। सर हाउस तो चल रहा है, हाउस चल रहा है। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विपक्ष बुला रहा है, बार बार कह रहा है। किरण रिजिजू तो आज बहुत लड़ भी गए थे। हाँ, तो भाई जब कोई विषय उनका होगा तो आएंगे ना। विषय क्यों नहीं है? परीक्षा वाला विधेयक पारित हो गया। विषय नहीं रखना था, उस पर जितेंद्र सिंह ने विषय रखना था, जितेंद्र सिंह ने विषय रखा। और अमित शाह जी से लोग जवाब चाह रहे हैं लाठीचार्ज पे, पैलेट गन जो चलाया गया बच्चों पे। तो नित्यानंद राय जवाब देने के लिए उपस्थित है ना। तो मतलब आप नहीं चाहते हैं कि अमित शाह जी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी संसद में आए? आते हैं वो संसद में। नहीं, सही बताइए, कोई वैसी बात है क्या? कुछ बात है क्या जो, क्योंकि तमाम तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, अफवाहें फैलाने के लिए विपक्ष मुक्त है। अफवाहें फैलाता रहे, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों से आप सच की अपेक्षा ही मत कीजिए। वो झूठ ही बोलेंगे। और जो भी शिवराज सिंह चौहान के बेटे के बारे में झूठ बोला था, कान पकड़ के माफी मांगी है। माफी वीर सावरकर को बोलते थे, और माफी वीर 21वीं सदी के श्रीमान राहुल गांधी हैं। एक चीज बताएं आप, मैंने आपको शिवसेना के अखबार के एडिटर के तौर पे देखा है, और आप भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सक्रिय प्रवक्ता हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सुना जाता है, सबसे ज़्यादा जो आक्रामक रहता है टेलीविज़न के ऊपर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कितना मुश्किल था या बिल्कुल आसान था? नहीं, देखिए, वैचारिक तौर पर मैं हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था, और 2014 की घटनाओं के बाद मेरे ध्यान में आ गया कि श्रीमान उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से
समझौता करने के लिए आतुर हैं। वो कांग्रेस की गोद में बैठने की तैयारी में है। तो मैंने मेरी बात जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो मेरे संपर्क थे, आदरणीय भैया जी जोशी तब सर कार्यवाह थे, मैंने उनसे इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप घर वापसी कर लीजिए, उनको जहाँ जाना जाए। ये घर वापसी थी आप? हाँ, मेरे घर में तो मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समाचार पत्र से जुड़ा था और पूजनीय सुदर्शन जी से आज्ञा प्राप्त करके मैं दोपहर का सामना में गया था। मेरा ये पृष्ठभूमि बहुत कम लोगों को पता है। नहीं, मैं देवगिरी तरुण भारत में था तब। दोपहर का सामना में जाने के पहले मैं देवगिरी से प्रकाशित होने वाले तरुण भारत के अखबार देवगिरी समाचार का समाचार संपादक था मैं। और जब दोपहर का सामना का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और मुझे निमंत्रण मिला दोपहर का सामना ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे पूजनीय सुदर्शन जी तब बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और मैं उनके संपर्क में था। तो मैंने उससे आज्ञा प्राप्त की। उन्होंने कहा ठीक है, आपको जाइए, क्योंकि शिवसेना के समाचार पत्र को भी हिंदुत्व की वैचारिक खुराक चाहिए, प्रगल्भता की आवश्यकता है। और हम लोग जितना संभव हुआ, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व को लेकर प्रज्वलंत हिंदुत्व के समर्थक थे, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद मिला और हमने दोपहर के सामना को बेहतरीन ढंग से चलाया। पहले श्री संजय निरुपम के साथ और बाद में मैं कार्यकारी संपादक होकर। संजय निरुपम भी चले गए बीजेपी में, आप भी? नहीं, संजय निरुपम बीजेपी में नहीं है। कांग्रेस गए, फिर बीजेपी में तो आई गए। बीजेपी में नहीं है, शिवसेना में। अब शिवसेना से गए थे कांग्रेस में, वापस शिवसेना में आए। शिवसेना शिंदे में। हाँ, शिवसेना ओरिजिनल। अच्छा, आप शिवसेना शिंदे को शिवसेना ओरिजिनल है, उसको जनता ने ओरिजिनल कहा, मेरे कहने से क्या होगा भाई? जनता बाला साहब आज होते तो भी कहते हैं आप ये बात? हाँ, निश्चित ही बाला साहब ठाकरे होते तो वो शिंदे ही बाला साहब ठाकरे के विचारों को मान रहा है ना। जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि जिस दिन मेरी शिवसेना का कांग्रेस बनेगा मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, आज उस शिवसेना का कांग्रेस हो गया है। क्योंकि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पलटी मार चुके हैं। सड़क पर नमाज के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पलटी मार चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पलटी मार चुके हैं। अनुच्छेद 370 के मामले में उद्धव ठाकरे पलटी मार चुके हैं। बीजेपी पलटी नहीं मारी। बीजेपी अटल जी की सरकार थी। आपको पता है कि बीजेपी पलटी नहीं मारी थी, बीजेपी ने स्थगित किया था उसको। नहीं, स्थगित ठीक है, चलिए मान लिया स्थगित किया। 370, हाँ बता रहा हूँ, अनुच्छेद 370 राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, ये तीनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत पाने तक, जब तक हम अन्य दलों का समर्थन दे रहे हैं तब तक इन मुद्दों को स्थगित किया था। लेकिन जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, आप लोगों ने किया। ठीक है, चलिए मान लेता हूं। लेकिन अटल जी की जब सरकार थी, क्या पूर्ण बहुमत न होने की वजह से सामाजिक समरसता का पालन किया जा रहा था? क्या पूर्ण बहुमत न होने की वजह से वो पाकिस्तान गए थे? आपको लगता है? हाँ, निश्चित तौर पर अगर उनके पास पूर्ण बहुमत होता अटल जी के पास, तो पाकिस्तान नहीं जाते। तो ये नीतियां नहीं होती। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, मोदी जी भी गए थे, नीतियां तो बाद में बदल दिए। किस शर्त पर गए? कि हम चाहते हैं सौहार्दपूर्ण संबंध हो, लेकिन जब ठीक नहीं होगा तो मारेंगे, यही कह के गए थे ना भाई। वो तो बुलाया भी नहीं गया था, चले गए थे मोदी जी। अच्छा प्रश्न है आपका। ये कांग्रेस समेत पूरे देश, पूरे वैश्विक मंच पर यह प्रचार किया गया था कि नरेंद्र मोदी जी युद्धवादी हैं, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्वयं नहीं चाहेंगे। ये कांग्रेस का प्रचार था कि नहीं। 2014 के चुनाव याद कर लीजिए। ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा मैं पहले सौहार्द करना चाहता हूँ। उन्होंने नवाज शरीफ को निमंत्रित भी किया शपथ ग्रहण समारोह में, सार्क देशों को निमंत्रित किया उन्होंने। पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वार्ता हो, बारूदों की आवाज़ में जो है हमारी बातचीत नहीं हो सकती। जब पाकिस्तान ने आतंकवाद को खाद पानी देना बंद नहीं किया तो हमारी वार्ता टूटी है। और उसके बाद हमने जो किया वो तो भाई 1947 से
16 तक कभी नहीं हुआ था। अब जो किया आपने उसके बारे में तो ट्रम्प कितनी बार, सैकड़ों बार कह चुका कि हमने तो युद्ध रुकवा दिया। आपका हमने भी आपके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमने, क्या नाम है, कि वहां पे जाकर हमला करने से पहले बता दिया, उनको कहा कि भैया हम लोग हमला कर। समझौता था कि हम जो, अब हमारा बहुत साफ था कि हम सिविल प्लेसेस पर हमला नहीं करेंगे। हम जो आतंकी ठिकाने हैं उसको मारेंगे। तो मारा, हमने बताकर मारा, ऐलानिया मारा, चोरी चोरी चुपके नहीं मारा। और किस तरह का डैमेज किया सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस को ऐलानिया कहकर कैसे नष्ट किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। अकेला देश हम हैं जो परमाणु संपन्न देश में घुसकर एयर स्ट्राइक करके सुरक्षित लौट आते हैं। दूसरा एक उदाहरण बताइए, पूरी दुनिया में उदाहरण नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अटल जी की सरकार थी उस वक्त, आपको भी ध्यान होगा कि मुस्लिम भी मंत्री हुआ करते थे और सामाजिक समरसता का सद्भाव था। किसी प्रकार का ये नहीं था कि दोयम दर्जे के नागरिक बना दिया जाए अल्पसंख्यकों को। मोदी जी की जब सत्ता आई 2014 में, उसके बाद से एक चीज़ साफ नज़र आ रही है, वो तमाम चुनावों में नज़र आती है कि इस देश का बहुसंख्यक ये सोचता है कि या तो मुस्लिम पाकिस्तान भेज दिया जाए या तो उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। ये एक सामान्य सोच नज़र आती है, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल दूर दूर तक ऐसा नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे, एमजे अकबर मंत्री थे। अब नहीं है कोई भी? थे ना, लेकिन मंत्री थे। और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, बौद्ध भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। तो ईसाई भी थे, उनको भी हटा दिया इसमें कैबिनेट से, जो केरल के थे, क्या नाम थे, लेकिन अब उनको नहीं इलेक्ट करके आ सके तो हटना पड़ा उनको। हमारे पास इलेक्ट होके आते तो नहीं हटते वो। तो ईसाई भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं। किरण रिजिजू तो बौद्ध है। अल्पसंख्यक में हम लोग मंत्री रहे हैं लंबे समय तक। अभी सिख हर जो है मंत्री है कैबिनेट में, सिख भी एक ने त्यागपत्र भी दिया। तो ऐसा नहीं है। और आज भी हमारे जो हैं 2 गवर्नर जो हैं मुस्लिम समुदाय से, अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश में, सैयद अब्दुल नज़ीर, और अट्टा साहब जो हैं वो बिहार में है। तो ऐसा नहीं है। एक हमारे राज्यसभा सदस्य बकरवाल कम्युनिटी के, कभी जिस कम्युनिटी का कोई नहीं बन सका कश्मीर में, कश्मीर का ट्राइबल, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसा नहीं है। एक आरोप बार बार लगता है कि इस सरकार ने मीडिया को गुलाम बना दिया। मुख्य धारा के जो टीवी चैनल थे, अखबार थे, और रिपोर्टिंग भी ऐसी दिखती है। आपको कभी नहीं लगता है कि जो इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो अब मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो, आप भी तो जाते हैं चैनल में? तो मीडिया में तो चैनलों में जाता था। मुझे याद है एक दिन मुझे दूरदर्शन से फ़ोन आया 2012 में। श्रीवास्तव जी संपादक हुआ करते थे, जो पहले बीबीसी में थे कुछ दिन। तो मैंने उस दिन दूरदर्शन को समय नहीं दिया, तो उनका फ़ोन आया और कहा हम विपक्ष को बुला रहे हैं दूरदर्शन पर और आप समय नहीं दे रहे हैं। सामना की पत्रकारिता के विरोध में और निखिल वागले महानगर के जो संपादक थे उनके समर्थन में देश का सारा, मतलब इंक्लूडिंग बलबीर पुंज, आपके ही लोग थे, बलबीर पुंज, प्रभाष जोशी, निखिल चक्रवर्ती, ये सारे पत्रकार हमारा घेराव करने गए थे हम लोग का। और हमारी पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा था। आपको घटना बता रहा हूँ मैं। तो राम जेठमलानी जी जो है वो काला धन के खिलाफ अभियान चला रहे थे। मुंबई के प्रेस क्लब ने उनको निमंत्रित किया कि प्रेस क्लब में आकर जरा एक हमारे से वार्ता रखिए। उस वार्ता में उन्होंने हसन अली, नाम सुना होगा, हसन अली के खिलाफ, हसन अली कैसे अहमद पटेल का करीबी है, ये बात उन्होंने रखी। पूरे देश के सारे टेलीविजन चैनल्स की ओबी वैन वहां लगी थी राम जेठमलानी का प्रेस कवर करने के लिए। एक भी समाचार चैनल ने 10 सेकंड की भी खबर नहीं चलाई। ये हुआ करता था। ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल का डंडा था। किसी चैनल ने 10 सेकंड की खबर नहीं चलाई। राम जेठमलानी के मीट द प्रेस क्लब द्वारा आयोजित
कार्यक्रम की, ना किसी समाचार पत्र ने छापा। आज तो सारे चैनल खबरें गोल कर जा रहे हैं, पूरी की पूरी खबर आम आदमी के गोल कर जा रहे गोल हो रहा हैं। है। कोई अरे कौन सा खबर दे दिए, पक्ष तो है ही नहीं। आज मुझे बताइए, मैं तो रोज बैठता हूँ आप एक चैनल की डिबेट में मैं जाता हूँ, अभी आज तक की डिबेट में मैं जाता हूँ, 5 लोग आते हैं, 3 विरोधी होते हैं, 2 सत्ता पक्ष की तरफ से होते हैं। आप किसी चैनल का भी आप सर्फ कर लीजिए, आपको सुना जाता है, आप आक्रामकता आपकी बहुत मैं है। बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं नहीं है। हाँ। आज किसी चैनल पे अमीश देवगन को सत्ता के पक्ष वाला पत्रकार कहा जाता है। अमीश देवगन के 6 दिन के शो में से 6 दिन का उठा लीजिए, आप देखेंगे विपक्ष के 3, सत्ता पक्ष के 2 लोग होंगे। आज तक का कोई शो उठा लीजिए, रोज उसको आप गोदी मीडिया कह रहे हो। आप न्यूज 18 इंडिया के 5 बजे का शो है, 7 बजे का शो है, 10 बजे का शो है, तीनों शो उठा के देख लीजिए, तीनों में विपक्ष के ज्यादा विंडो कटे मिलेंगे आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? इससे इतना लोकतंत्रीकरण तो मैंने कभी कांग्रेस के युग में देखा ही नहीं था। कांग्रेस के युग में एक गणेश कनाटे नाम के एक जो है मेरे मित्र पत्रकार थे, टीवी 9 में, उन्होंने अहमद पटेल के खिलाफ हसन अली के वीडियो को चला दिया था, उनको नौकरी से निकाल दिया गया संपादक को। वेरीफाई कर लीजिए मेरे क्लेम को। अमर सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक पत्रकार ने खबर छाप दी, उसका अपहरण करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ले आई और उस पर एफआईआर उत्तर प्रदेश से फाइल हो गया। एक कार्टून मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने बनाया, उसकी हत्या कर दी कांग्रेसियों ने। एक कार्टून बनाया, ममता बनर्जी ने गिरफ्तार कर लिया। ये इनकी पत्रकारिता है। और इसके खिलाफ रवीश कुमार ने एक कार्यक्रम किया हो, संदीप चौधरी ने एक कार्यक्रम किया हो। अब वो कौन था, शर्मा, अभिसार शर्मा, जो जिसकी नौकरी जो है उसकी पत्नी इनकम टैक्स में थी, इस कारण पत्रकारिता हो। बीवी इनकम टैक्स का रेड न कर दे कि चैनल नौकरी रखता था उसको। अभिसार शर्मा का यही इतिहास है। ये पत्रकार थे। पूर्ण प्रसून वाजपेयी, 1-2 मैंने उनका डिबेट अटेंड किया। तो अमीश देवगन, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये लोग ये पत्रकार है निश्चित। अभिसार शर्मा, क्या बात कर हाँ बता रहा हूँ मैं, अभिसार शर्मा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, संदीप चौधरी, इन सब की तुलना में अधिक निष्पक्ष पत्रकार है। और मैं इनके, आप 2014 के पहले के इनके डिबेट्स के वीडियो निकाल लीजिए, इनके डिबेट्स की वीडियो निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, सबके अवेलेबल है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ जो वेरीफिएबल नहीं है। मैं दर्शकों मैं बताऊं, प्रेम शुक्ला जी से मेरी मुलाकात लगभग 15 वर्षों बाद हो रही है। एक वक्त मैं आपकी भाषा, आप बहुत गंभीर हुआ करते थे और बहुत मृदुभाषी। आपकी भाषा की जो आक्रामकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने ये चीज़ महसूस किया बतौर प्रवक्ता। तो क्या प्रवक्ता होने की वजह से ये आक्रामकता है, ये आई कहाँ से अचानक? सत्य कई बार प्रखर हो जाता है। जब झूठों के बीच में आपको सत्य रखेंगे तो सत्य जो है कई बार आपको लग सकता है कि प्रखर है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सवाल खड़ा करते हैं कि प्रेम शुक्ला जी ने ऑनलाइन शो में, लाइव शो में, जो कि पूरा देश देख रहा है, गाली दे दी। कब की गाली पता है? पहले मेरी माँ को उसने गाली दी थी। सुरेंद्र राजपूत ने मेरी माँ को गाली उसी शो में दिया। अच्छा, उस घटना का कभी अफसोस होता है कि नहीं? नहीं, अफसोस होता है ना, निश्चित तौर पे। मेरे जैसे व्यक्ति से गाली नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी माँ को कोई गाली देगा तो आपके मुंह से गाली निकल सकती कि नहीं निकल सकती? सुरेंद्र राजपूत ने मेरी माँ को उसी शो में गाली दी है और उस गाली को एंकर ने रोका भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कभी फिर ये कोशिश की कि नहीं, आपने कभी शो में, लाइव शो में या फिर फोन के माध्यम से उस एक घटना के लिए कभी एक्सक्यूज किया? नहीं, वो सुरेंद्र राजपूत मेरी माँ के लिए माफी मांग ले, मैं मांग लूंगा। सुरेंद्र राजपूत ने मेरी माँ को गाली दी है, मेरी माँ माँ नहीं है, उसकी माँ है। अगर सुरेंद्र राजपूत अगर सामने होते तो मेरी माँ को गाली देने पर ये आप मानते हैं कि नहीं? डिबेट का जो आजकल के जो टीवी डिबेट, कांग्रेस और इंडी अलायंस के प्रवक्ताओं ने डिबेट के स्तर को गिरा दी। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि डिबेट का स्तर क्या गिरा हुआ है ना? हाँ, गाली गलौज से शुरू ही करते हैं वो। सुरेंद्र राजपूत का इतिहास देख लीजिए, आलोक शर्मा का इतिहास देख लीजिए,
सुप्रिया सुरनेत का इतिहास देख लीजिए, ये गालियों से शुरू करते हैं, ये किसी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते ये। आपको लगता है कि टीवी डिबेट का कुछ असर पड़ता होगा इलेक्शन पर या जनता के सोच पे? आज के ज़माने में टीवी जबकि ये तो हाँ, प्रभाव कम होता चला गया, ये मान रहे हैं ना कि अब चुनावों को उतना प्रभावित नहीं करता है, उसका स्तर नीचे गिराया है ना, इसलिए दर्शक उससे कट रहे हैं। निश्चित तो दर्शक भागा है। ये बात मान रहे हैं आप? मान रहे हैं। क्या अखबारों के पाठक भी आपको लगता है कि उसी हिसाब से कम हुए हैं? और इसकी वजह क्या मानते हैं इसकी? देखिए क्या हुआ है कि नई पीढ़ी क्या अखबार पढ़ रही है, तो नहीं पढ़ रही है। नई पीढ़ी जो है वो छोटे समाचारों को देख रही है, उसका अब तो टेलीविजन भी नई पीढ़ी नहीं देखती है। जो जेन अल्फा है वो टीवी नहीं देखती है, हाँ नहीं देखती टीवी, वो जो है यही सब मोबाइल पर ही वो सर्चिंग कर रही है, वो रील देख रही है। जो जंतर मंतर की भाषा थी बच्चों की, उस पर तमाम सवाल बीजेपी ने खड़ा किए हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, बच्चों की भाषा में गड़बड़ नहीं था, अराजक तत्व उसमें घुस आए थे, सोनम वांगचुक ने भी स्वीकारा है। सोनम वांगचुक आप लोगों के आदमी है कि नहीं है? वांगचुक तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, हमारे आदमी कहाँ से? लेकिन बीजेपी का बीजेपी का सपोर्ट है कि नहीं? आप बहुत ईमानदारी से बताइए, बीजेपी का बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। 2007 उन्होंने तो कहा है कि अब एलजी ने मुझसे कहा कि जाइए वहां पर और वो करिए, आपके एलजी है अच्छा काम करने के लिए तो किसी को मना नहीं है। नागरिकों के कल्याण के लिए अगर कोई जो है जन आंदोलन प्रारंभ करता है तो ऐसे लोगों को तो समर्थन देना जो है राज्य का दायित्व है, राज्य का दायित्व, हर राज्य का दायित्व। तो ऐसा समर्थन आप लोगों ने दिया कि वहां पर आपको अंदाजा था कितनी भीड़ हो जाएगी, इतना बवाल हो जाएगा जंतर मंतर पे? जंतर मंतर पे देखिए 2873 तो आइडेंटिफाई हुए कि हिस्ट्री शीटर आए थे, ये पुलिस ने बताया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं और सौरभ दास ने भी जिस दिन उन्होंने आंदोलन वापस लेने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि अराजक तत्व आ गए थे वहाँ। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वहाँ आए, आंदोलनकारियों का जिम्मा लेने की स्थिति में है क्या? नहीं। लाठीचार्ज का अफसोस है कि नहीं? देखिए लाठीचार्ज हुआ कब? पथराव के बाद। अफसोस है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, पथराव करने वाले पर लाठी चलना ही चाहिए। पैलेट गन का अफसोस है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो एसओपी के हिसाब से तो कोई दोष नहीं है, एसओपी होना चाहिए। अरे भाई कौन लोग अफसोस की बात कर रहे हैं? किसानों ने प्रदर्शन किया बिहार में, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू ने 250 किसानों की गोलियों से हत्या करवा दी, अफसोस हुआ? 1966 में संसद भवन घेरने आए गौरक्षकों के लाशें बिछा दी गई, अफसोस हुआ? 1965 में तमिलनाडु में छात्र आंदोलन पर गोलियां चलाई गई, अफसोस हुआ? 1975 में नवनिर्माण आंदोलन पर गोलियां चली, विद्यार्थियों का ही आंदोलन था। आज तक किसी कांग्रेसी ने माफी मांगी हो? आज दिन तक एक बता दीजिए मुझे। और एसओपी में, जबकि गोली चलाना छात्रों पर एसओपी नहीं है, पैलेट गन तो एसओपी आप ही ने बना के गए थे। पहली बार पैलेट गन कब चला? 2008 में छात्रों पे चला, छात्रों पे चलाया था। और आदेश कौन देता है बताइए मुझे? लाठीचार्ज का आरोप? नहीं, एक बात तो निश्चित तौर पे ये तो रहा होगा कि गृह मंत्री के बिना आदेश के पैलेट गन तो नहीं चले। गृह मंत्री कोई आदेश नहीं देता, ये मजिस्ट्रेट। भाई आप लोग बताइए, देखिए वही बात उठेगी, लोग कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने जिम्मा लिया है साहब। अरे तो गृह मंत्री जिम्मा ले ले, किया ही नहीं, कैसे ले लें? वहाँ मुलायम सिंह यादव ने किया था। मुलायम सिंह यादव ने कहा 2017 में चुनावी सभा में कहा कि मैंने मुसलमानों तुम्हारे लिए गोलियां चलवा दी थी। ये मुलायम सिंह यादव का भाषण है। किसी ने मुलायम सिंह यादव को क्या जो है टॉर्चर करके थोड़े स्टेटमेंट लिया हुआ है, ये स्वयं स्फूर्त उनका बयान है। दर्शकों, शिवसेना के अखबार, बाला साहब ठाकरे के अखबार से ट्रेंड एक एडिटर जब बीजेपी का प्रवक्ता बनता है तो उसके पास सभी सवालों के जवाब होते हैं, मुश्किल सवालों के भी जवाब होते हैं। और आपने सुना कि तमाम मुश्किल सवाल, सिर्फ मुश्किल सवाल हमने प्रेम शुक्ला जी से पूछे और उन्होंने जवाब सबके दिए, किसी सवाल को टालने की कोशिश नहीं की। हमारी उनसे बातचीत आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल अब जबकि उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं
और देश में पॉलिटिकल टेम्परेचर न केवल पार्लियामेंट के बाहर उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ भी लगातार गरमाया हुआ है। हमारी निगाह उस पर रहेगी और हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।